कुछ चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड होने के कारण मिस्ट्री बन जाती है और कुछ चीज़ें अजीब जिनका कुछ मतलब नहीं बनता है वो मिस्ट्रीज बन जाती हैं। और उसी के साथ आज हम लोग Zombo.com नाम की वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वेबसाइट को वन ऑफ द टॉप स्केरी वेबसाइट्स की लिस्ट में डाला जाता है, बट अगर आप इस वेबसाइट पर जब जाओगे तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Welcome to Zombo.com. This is Zombo.com. Welcome. This is Zombo.com. Welcome to Zombo.com. You can do anything at Zombo.com. Anything at all. You can do anything at Zombo.com, but in reality, you can do nothing at Zombo.com. ये ऑडियो खत्म होने के बाद वापस से रिपीट होती जाती है एंड ऑन एंड ऑन। अब पता नहीं इस वेबसाइट का मोटिव क्या है और इस वेबसाइट को कौन ओन करता है जो कि इतने सालों से आज तक इस डोमेन के पैसे भर रहा है फालतू में, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक और बात, अगर आप शॉर्ट्स और क्लिप्स देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल फैक्टर्स ऑन मिनी को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। इस चैनल का नाम पहले फैक्टर्स ऑन शॉर्ट्स था, लेकिन जब मैंने देखा कि सारे चैनल्स अपने सेकंड चैनल का नाम शॉर्ट्स रखते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो फिर मैंने इसका नाम चेंज करके फैक्टर्स ऑन मिनी कर दिया। अच्छा, तो हाँ, अगर आपको शॉर्ट्स और क्लिप्स देखना पसंद है तो आप इस चैनल को भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आपको पता है कि GTA 6 लीक कैसे हुई थी? कौन था वो हैकर? और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में एक ऐसी चीज जो आपको शायद ही पता होगी। वीडियो के एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। नंबर 7, जिराफ एक ऐसा जानवर जो कि अपनी लंबी गर्दन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी गर्दन में कितनी हड्डियां होती होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि उसकी गर्दन में उतनी ही हड्डियां होती हैं जितना कि एक इंसान में होती है। जी हाँ, सिर्फ बोन्स के स्ट्रक्चर का फर्क होता है जो कि नेचर की देन है। नंबर 6, आप एक सीक्रेट को, एक बात को कितनी देर तक अपने अंदर रख सकते हो? 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता? लेकिन एक स्टडी के हिसाब से ये पता चला था कि एक एवरेज वुमेन एक सीक्रेट को 47 घंटे और 15 मिनट यानी कि लगभग 2 दिन तक रख सकती है। और ये बात कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी जरूर है। नंबर 5, Zoomies एक अमेरिकन बेस्ड क्लोथिंग कंपनी है, लेकिन इनके बारे में ये खासियत है कि अगर आप इनको एक ब्लैंक एनवेलप मेल करते हो तो ये आपको वही एनवेलप में फ्री स्टिकर्स डाल के हमें वापस भेज देते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनके कंपनी के रहते हैं। इसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, लेकिन लोगों को ये स्कीम बहुत पसंद आती है और आए भी क्यों ना, क्योंकि फ्री चीज किसे नहीं पसंद। नंबर 4, हम जब कभी भी बादलों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें हाथ से छू के देखें, क्योंकि वो देखने में बहुत हल्के लगते हैं, एक रुई की तरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल क्लाउड का वेट लगभग 1 मिलियन पाउंड के बराबर होता है, जो कि लगभग 75 हाथियों के समान है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि मेल ऑस्ट्रिच अगर चाहे तो वो दहाड़ सकते हैं, रोर कर सकते हैं, वो भी एक शेर की तरह, उतना दम रहता है उनमें। नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क शहर की सबसे फेमस जगह है। वहाँ पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हम उस स्टैचू के क्राउन तक भी सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए अवेलेबल होता है। उसके अंदर हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि लिटरली काफी अमेजिंग है। नंबर 1, 18 सितंबर 2022 को GTA फॉर्म्स में एक बंदा GTA 6 के 90 क्लिप्स को लीक कर देता है, जो कि डेवलपमेंट में थे, और ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये वही हैकर है जिसने रिसेंटली में माइक्रोसॉफ्ट एंड इवन उबर तक को हैक किया था, और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। एंड अभी तो ये भी न्यूज आ रही है कि ये अरेस्ट हो चुका है फाइनली बाय द लंदन पुलिस। यहाँ तक कि उसने GTA 6 के सोर्स कोड तक को लीक करने की धमकी दी थी, जो कि पूरे गेम को बर्बाद कर सकता है। वो रॉकस्टार से डील करना चाहता था इसको लेकर, पर जैसे ही ये चीज वायरल हुई उसके फोरम पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। यहाँ तक कि उसका टेलीग्राम अकाउंट को भी टर्मिनेट कर दिया गया। एंड रॉकस्टार अभी पूरी कोशिश कर रहा है सारी वीडियोस एंड क्लिप्स को टेक डाउन करने की सारे प्लेटफॉर्म से, जो कि GTA 6 की डिस्कशन कर रहे हैं। होपफुली इस वीडियो पे ना कर दे कुछ। तो बताया जा रहा है कि इस बंदे का नाम एरियन है, जो कि यूके में रहने वाला एक टीनेजर लड़का है जिसे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो इसमें ही दिन भर लगा रहता था, जिससे कि वो ये सब चीजों में बहुत अच्छा है। तो बेसिकली उसने रॉकस्टार गेम्स के स्लैक सर्वर को हैक किया, जो कि ऑफिस एंड टीम्स के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयर किए जाते हैं। एंड उस बंदे ने इसे हैक करके वहां से क्लिप्स एंड कोड्स चुरा लिए, एंड दैट्स हाउ GTA 6 वाज लीक्ड। रॉकस्टार ने भी एक्सेप्ट किया कि रियली में उन पे एक साइबर अटैक हुआ था और वो फुटेजेस रियली में नेक्स्ट GTA गेम की थी।
आपको पता है कि ऐसे कौन से जानवर है जो खड़े खड़े भी सो सकते हैं? और क्या आपको पता है कि विंडोज का फर्स्ट वायरस कौन सा था? ऐसे ही अल्टीमेट फैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो डेनमार्क कंट्री है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, तो क्या आपको पता है कि वहां पर लोगों से ज्यादा सुअर रहते हैं, पिग्स रहते हैं? जी हाँ, वहां पर लोगों की संख्या 5.8 मिलियन है, लेकिन वहां पर सुअर की संख्या 12 मिलियन है, जो कि लोगों से डबल से भी ज्यादा है। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो क्वीन बी होती है, जो मधुमक्खी की रानी होती है, तो क्या आपको पता है कि वो एक दिन में 1500 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है एक दिन में? जी हाँ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो इंटेल जो कंप्यूटर प्रोसेसर कंपनी है, तो क्या आपको पता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन शॉर्ट इंटेल। गजब की क्रिएटिविटी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो डेल जो कंप्यूटर कंपनी है, तो क्या आपको पता है कि वो शुरुआती समय में उसका नाम पीसीज लिमिटेड था उसका, फिर बाद में वो उन्होंने चेंज कर लिया और फिर वो डेल हो गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो google.com जो डोमेन था वो ऑनलाइन चला गया था 1996 में ही, क्योंकि वो पहले एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट थी, लेकिन बाद में कंपनी लॉन्च हुई 1998 में और फिर वो कंपनी ने google.com को ले लिया और यहीं से गूगल की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काऊ और हॉर्सेस, जो गाय और घोड़े होते हैं, वही एक जानवर है जो खड़े खड़े सो सकते हैं, उनमें ऐसी एबिलिटी होती है। वाओ, क्या गजब की एबिलिटी है। और आखिर में फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फर्स्ट विंडोज वायरस कौन सा था? वो वायरस था विंडो 1.4, जो कि पाकिस्तान में बना था और वो फर्स्टली इन द ईयर 1986 में मिला था, जिसके बाद से कंप्यूटर वायरस आना शुरू हो गए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपको सबसे अल्टीमेट फैक्ट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि हमारी धरती पे हर एक मिनट कितनी बारिश होती है? और आपको क्या पता है कि ऐसा खाने का कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसे टॉप अल्टीमेट फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो फ्रॉग जो मेंढक होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि वो कभी पानी नहीं पीते हैं? व्हाट? फैक्ट नंबर 2। एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि इस धरती में हर एक 6 लोगों में से एक व्यक्ति फेसबुक पर है, जिससे पता चलता है कि फेसबुक की डिमांड कितनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जो शहद जो हनी होता है वही एक ऐसा खाने का पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है और वो 3000 साल तक भी खाया जा सकता है। यस। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हर एक मिनट हमारी धरती पे 1 अरब टन से भी ज्यादा बारिश होती है। कैन यू बिलीव इट? 1 अरब टन हर एक मिनट। वाट? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमय है और आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ रहस्यमय चीजें तो होती ही रहती हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसने सबको हैरत में डाल दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1518 में क्या हुआ कि जुलाई के महीने में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी जिसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। और इस बीमारी में लोग अपने आप को बिना संभाले यानी कि अनकॉन्शियसली डांस करते थे बिना आराम किए, और ये बीमारी 400 से 500 लोगों तक फैली और 15 लोगों की जान भी ले ली। साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि इस बीमारी के फैलने का आखिर कारण क्या था। इसमें आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन जुई नाम की एक महिला थी जिसे लेडी डे के भी नाम से जाना जाता है, और वो एंशिएंट चाइना के दौर की एक नोबल रैंक की महिला थी। तो क्या हुआ कि जब उसकी कब्र एक चाइना के हिल में मिली तो पता चला कि वो 2000 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी को इस प्रकार प्रिजर्व किया गया था कि उसकी बॉडी में अभी तक ब्लड था और उसका हेयर, आई लैशेज सब कुछ ठीक थे, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो ऐसा कौन सा लिक्विड था जो उसे प्रिजर्व करने के लिए यूज किया गया था। इसमें आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एक गोरिल्ला था बाय द नेम ऑफ कोको। क्या हुआ कि जो उसका ट्रेनर था जिसका नाम था फ्रेंसाइन पैटरसन, तो उसने कोको को कुछ कम्युनिकेशन लैंग्वेज सिखाई थी, साइन लैंग्वेज सिखाई थी, जिससे वो भी अपनी बातें शेयर कर सके। तो एक इंटरव्यू में उसके ट्रेनर ने ये बताया कि जब एक बार कोको से पूछा गया कि मरने के बाद एनिमल्स कहाँ जाते हैं, तो उसने जवाब में दिया अ कंफर्टेबल होल, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अब ये समझ नहीं आता कि कोको किस होल की बात कर रही थी। इसमें आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए उस लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आपको पता है कि पेप्सी कोला जो कंपनी है उसका शुरुआती दौर में क्या नाम था? और क्या आपको पता है कि आखिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने एक 17 साल के बच्चे पर केस ठोक दिया था? ऐसे ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 10, जब आपको कहीं चोट लग जाती है, मानो पैर में लग गई, तो वो 2-4 दिनों में सही हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो सबसे जल्दी हील होता है? तो वो है आपकी जीभ, आपका टंग। जी हाँ, आपकी जीभ सबसे जल्दी हील होती है जब भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो। फैक्ट नंबर 9, आपको तो पता ही है कि घोड़े जो होते हैं, हॉर्सेस, वो बहुत तेज भागते हैं और उनकी एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर तक होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भालू, एक फुली एडल्ट बियर, घोड़े जितने तेज भाग सकते हैं? देखने में तो वो मोटे लगते हैं और लगता नहीं है कि वो उतना तेज भाग सकते हैं, लेकिन असल में वो बहुत तेज भाग सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, एंशिएंट इजिप्ट की अगर हम बात करें तो उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस सिविलाइजेशन माना जाता है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वहाँ एक ऐसा रूल था जहाँ अगर कोई किसी बिल्ली को गलती से भी मार देता है तो उसे मौत की सजा हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इजिप्शियंस कैट्स को अपना भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनका मानना था कि कैट्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि लोगों को गुड लक देती है जो भी उन्हें रखते हैं। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल जो कि 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसके बारे में ये बात बहुत अमेजिंग है कि उसे पूरा बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में लगभग 22 साल लगे थे और टोटल 20,000 लोग उस काम में शामिल थे ताजमहल को पूरा कंप्लीट करने में। गजब की बात है ये। फैक्ट नंबर 6, फ्लोरिडा में एक बहुत अजीब सा लॉ है। आप भी बोलोगे क्या है ये? तो फ्लोरिडा में अगर कोई अनमैरिड वुमेन संडे को स्काई डाइविंग करती है, पैराशूट का यूज करती है, तो उसे जेल दे दी जाती है। अब पता नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बट ये सच में एक लॉ है वहाँ। आप इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको कभी सोने में परेशानी होती है तो आप अपने आंखों के पलकों को बार बार खोल के बंद कर सकते हो 1 मिनट तक, जिससे कि आप थक जाओगे और फिर आपको सोने में आसानी होगी। फैक्ट नंबर 4, हमारे पेट में जो एसिड होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वो एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टेनलेस स्टील को भी पिघला सकता है। फैक्ट नंबर 3, पेप्सी कोला जो कंपनी है फेमस फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो शुरू हुई थी 1893 में बाय द नेम ऑफ ब्रैड्स ड्रिंक और इनके फाउंडर कैलेब ब्रैडहैम थे। फिर बाद में साल 1898 में इसे रीनेम करके पेप्सी कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, हवाईयन आइलैंड्स आप तो जानते ही होंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन एक ये बहुत सरप्राइजिंग सा फैक्ट है इसके बारे में कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हर एक साल 4 से 5 इंच जापान की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ 100 सालों में तो ये आइलैंड्स जापान तक तो पहुंच ही जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, 2003 में एक 17 साल के कैनेडियन लड़के ने अपनी एक वेबसाइट बनाई बाय द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उसका नाम माइक रोव था और उसने मजे के लिए एंड में सॉफ्ट लगा दिया। लेकिन इस वेबसाइट को क्रिएट करने के कुछ दिन बाद ही उसके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक मेल आता है जहां वो उसे वो डोमेन उन्हें देने के लिए बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना था कि ये वेबसाइट उनके ट्रेडमार्क पॉलिसी को वॉयलेट करती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट सुनने में एक जैसा लगता है। इसके बाद बहुत कोर्ट कचहरी के बाद साल 2004 में फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने Microsoft.com को कंट्रोल में ले लिया और इसके बदले उन्होंने माइक रोव जो कि इस डोमेन का ओनर था उसे $10,000 दिए और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट की कुछ प्रीमियम सर्विसेज भी दी और यहाँ तक कि एक्सबॉक्स भी उसे दे दिया। माइक्रोव भाई की तो लॉटरी लग गई भाई, सच में एक तरह से। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो एक लाइक करना तो बनता है और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा देना ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए।
may just be part of the environment. But it makes no sense. Why would they do identical failures? This wasn't in the last report? No, this is definitely new. बैक रूम्स एक ऐसी जगह जहां कोई एक बार चला जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट या एक पॉकेट डायमेंशन का हिस्सा है, लेकिन ये क्लियरली कोई नहीं जानता। बैक रूम्स असल जिंदगी में नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनका असल दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ आ सकते हो अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो, एक डायमेंशन ग्लिच के कारण। और अगर आप यहाँ आ गए तो आपको असल दुनिया से अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, अपनी एग्जिस्टेंस मिटानी पड़ेगी। इसे नो क्लिपिंग भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में बोलें तो अगर आप बैकरूम्स में आ गए तो किसी को असल जिंदगी में ये याद ही नहीं रहेगा कि आप कभी थे भी। जब आप बैकरूम्स में पहुंचोगे तो आपको दिखेगी पीली दीवारें, छत पर फ्लोरेसेंट पैनल्स जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है, और जमीन पर ब्राउन कारपेट्स। अब आप यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हो। अब यही आपका घर है। आप इन कमरों और कॉरिडोर्स में चाहे कितना भी भाग लो, लेकिन इसके अंत तक आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि ये अनंत है। और आप यहाँ पर एक लौते इंसान हो, लेकिन अकेले नहीं। यहाँ की एंटिटीज को देखने से ही आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मर ही जाता। ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे आपको यहाँ। 1988 की एक फुटेज लीक हुई थी जो कि एसिंक कंपनी की थी, जहाँ वो लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक पोर्टल बनाना चाह रहे थे, एक दूसरी दुनिया का, जिससे कि लोगों की रहने की प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन शायद वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो पोर्टल बैकरूम्स में जाकर खुल गया। बैकरूम्स के रियलिटी के कोई भी लॉज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काम नहीं करती, क्योंकि ये असल दुनिया नहीं है, ये है द बैकरूम्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। पहली बार एम करते हैं 35 लाइक्स का। और हाँ, मेरा आज बर्थडे भी है, सो कमेंट स्पैम भी कर देना। मेरा क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी में अगर कुछ डाला जाए तो वो तुरंत बिना देरी किए वैनिश हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। तो अगर वो इतना अच्छा है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में, चीज़ों को ख़त्म करने में, फिर हम उसे अपने गार्बेज को डंप करने के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आपके मन में भी ये ख्याल कभी ना कभी तो आया ही होगा। केवल इंडिया में ही हर एक साल 62 मिलियन टन से भी ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होता है, और ये गार्बेज हमारे नेचर को नेगेटिव वे में अफेक्ट भी करता है बाय एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये आइडिया सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है कि हम अपना सारा गार्बेज वॉल्केनो में जाकर फेंक दें, बट ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना रियलिटी में है नहीं। सबसे पहले दिक्कत होगी एक एक्टिव वॉल्केनो ढूंढने की। दुनिया में लगभग 1500 ही एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसमें से ज़्यादातर ह्यूमन सोसाइटी के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने सारे गार्बेज को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना होगा, जो कि बहुत खर्चीला हो जाएगा। और जितना हमारा गार्बेज नहीं होगा उससे ज़्यादा तो हमारा ही खर्चा हो जाएगा। और अगर आप वॉल्केनो तक पहुंच भी जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही एक्टिव वॉल्केनो के पास पहुंचे हो। अगर हमें अपना गार्बेज ड्रॉप करना है तो हमें एक शील्ड वॉल्केनो ढूंढना होगा, जो कि एक टाइप का वॉल्केनो होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये एग्रेसिव नहीं होता है बाकी वॉल्केनोज जैसा, और ये बहुत रेयर भी होता है, क्योंकि बाकी टाइप के वॉल्केनोज ये काम करने के लिए सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव होते हैं नेचर में। मान लो कि अगर हमें एक बढ़िया सा एक्टिव शील्ड वॉल्केनो मिल भी जाता है तो क्या हमारा उसमें कूड़ा फेंकना सही होगा? 2002 में एक इथोपियन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने एक 30 किलो का बैग जो कि पूरा गार्बेज से भरा हुआ था उसे वॉल्केनो में फेंका था, लेकिन उसके नतीजे खतरनाक थे। लावा लेक्स पहले से ही अनस्टेबल होते हैं, और अगर आप उसमें गार्बेज जैसी ठंडी चीज़ डालोगे तो वो उसके एक्सप्लोसिव रिएक्शंस को ट्रिगर कर देगा, जो कि जानलेवा भी है। और अगर आप उसमें पूरे देश का ही ट्रैश डाल दोगे तो सोचो कि वो एक्सप्लोशंस कितने बड़े हो सकते हैं। अगर हम सेफली अपने ट्रैश को वॉल्केनो में डाल भी देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा,
क्योंकि हम अपने ट्रैश को फ्रीली बिना किसी फिल्टर्स के जला रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो लावा से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और फिर वो इरप्शन के कारण उसके सराउंडिंग में फैल जाएंगे, जो कि गंदगी फैलाएंगे। और अगर वोल्केनो में कोई न्यूक्लियर वेस्ट डाल देता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो सकता है। इसलिए भले ही ये आइडिया सुनने में परफेक्ट लगे, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही भयानक आइडिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बाल काले ही क्यों होते हैं? इंडिया में ज़्यादातर लोगों के बाल काले होते हैं और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके भी बाल काले ही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं लाइक अमेरिकन्स, तो उनके बाल हमसे अलग क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि उनके बाल ब्लॉन्ड, ग्रे और रेड में वैरी करते हैं। सारे अमेरिकन्स नहीं, पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमेरिकन्स के बाल इन 3 कलर्स में से वैरी करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? आपके भी मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। वेल, इसका सीधा सा जवाब है मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे बालों के स्ट्रैंड्स में होता है और यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कलरिंग प्रोसेस के लिए। हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहा जाता है और यही मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन बस 2 टाइप ही कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि है यूमेलानिन और फेनोमेलानिन। और किसी का हेयर कलर उसके अंदर के लेवल ऑफ मेलानिन डिसाइड करता है। अगर किसी के बाल ब्लॉन्ड हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर थोड़ा सा ही यूमेलानिन है। अगर किसी के बाल ग्रे हैं तो उसमें यूमेलानिन की कमी है। अगर किसी के बाल ब्लैक या ब्राउन है तो इसका मतलब है कि उसमें यूमेलानिन ज़्यादा है। और अगर किसी के बाल रेड हैं तो उसमें फेनोमेलानिन ज़्यादा है। और ये भी एक बात है कि किसी इंसान के अंदर का लेवल ऑफ मेलानिन उसकी जीन्स और इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिटरमाइन करती है। तो यही था बालों के रंग के पीछे का साइंटिफिक रीज़न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुलधारा एक ऐसा गांव जिसके बारे में कई बातें बोली जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गांव श्रापित है और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है और ये गांव राजस्थान के जैसलमेर सिटी में है। यहाँ तक कि राजस्थान की सरकार ने भी इस बात को सच माना और कुलधारा को एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया। इस गांव को हॉन्टेड टाउन और कर्स्ड टाउन के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया की 2nd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। अगर आप कुलधारा के विकिपीडिया पेज पर जाओगे तो वहाँ पर यह कहा गया है कि कुलधारा के गांव वालों ने पानी के कमी के कारण वो गांव छोड़ दिया था और वहाँ के आसपास के गांव मैसिव अर्थक्वेक्स के कारण छोड़ दिए गए। और उस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि एक अर्बन लेजेंड भी मशहूर है उस गांव के बारे में कि ये गांव श्रापित है। अर्बन लेजेंड उन पुरानी कहानियों को कहा जाता है जो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उस कहानी या अर्बन लेजेंड में ये कहा गया था कि जैसलमेर का जो मिनिस्टर था जिसका नाम सलीम सिंह था, वो उस गांव की एक लड़की को पाना चाहता था, लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। उसने गांव वालों को धमकाने के लिए अपने कुछ सिपाही भी भेजे, तो गांव वालों ने उन्हें कल सुबह आने को कहा और रातों रात गांव खाली करके चले गए और जाते जाते इस गांव को एक श्राप दे गए कि ये गांव में आगे से कोई भी नहीं रह पाएगा। लेकिन रिसर्चर्स की माने तो उनका तो यही कहना है कि ये सब स्टोरी सिर्फ एक लेजेंड है और गांव वाले पानी की कमी के कारण ही वो गांव छोड़कर चले गए थे और आसपास के गांव भूकंप के कारण खाली करने पड़े। इसका रिसर्चर्स ये भी प्रूफ देते हैं कि वहाँ के सारे जो घर हैं वो सब बहुत टूटे हुए हैं, जो कि नेचुरल वेदरिंग से पॉसिबल नहीं है। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी उस जगह को रात में एक्सप्लोर करने गए थे कि ये स्टोरी सच है कि नहीं, और उन्होंने उस जगह का पूरा चक्कर भी मारा, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या ये सब कहानियाँ सच हैं या सिर्फ एक मिथ? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैक द रिपर एक ऐसा कातिल जो कि लोगों को बहुत बेरहमी से मार देता था और उन्हें मारने के बाद उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जैसे किडनी, आंखें जैसे अंग निकाल लेता था
जब ये बात लोगों के बीच में पहुंची तो लोग उसके नाम से ही खौफ खाने लगे थे। जैक को द व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन के नाम से भी जाना जाता था। जैक इतना शातिर दिमाग का था कि वो इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका अता पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसका नाम भी लोगों को उसके खत से पता चला था जो कि वो किसी को मारने के बाद छोड़ जाया करता था। ये कहानी 1880 के लंदन की है, जब लोग लंदन काम की तलाश में वहाँ अलग अलग जगहों से आ रहे थे, क्योंकि उस समय दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास काम नहीं होता था और वो बेरोजगार थे। फिर लंदन में दिक्कत क्या हुई कि लोगों को वहाँ काम मिलना ही बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स कम थी और लोग ज़्यादा थे। इसलिए लोगों को अपना गुजारा करने के लिए चोरी और किडनैपिंग जैसे क्राइम्स करने लगे। और फिर कुछ सालों के बाद 1888 में लंदन पुलिस को एक सीरियल किलर की खबर मिलती है जो कि लंदन में है। और फिर इसके बारे में जानने के बाद लंदन पुलिस के होश उड़ गए थे। जैक ने शुरुआत में कुल 5 मर्डर किए थे और वो सारे 5 लोग महिलाएं थी जो कि प्रोस्टिट्यूट थी। जैक किसी को मारने के लिए पहले उनका गला काटता था और फिर शरीर में चीर फाड़ करके बहुत से अंग जैसे लंग्स, किडनी जैसे पार्ट्स निकाल लिया करता था। उसके साथ वो उनके प्राइवेट पार्ट्स और चेहरे पर चाकू से बहुत बार वार करता था जिससे कि बॉडी पहचान में ना आए। जब डेड बॉडी लोगों को या पुलिस को मिलती थी तो डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब होती थी कि वो उल्टियाँ करने लगते थे। उस समय ईस्टर्न लंदन में बहुत सारे मर्डर हो रहे थे जिसने पुलिस का काम मुश्किल कर दिया था कि कौन सा मर्डर जैक ने किया और कौन सा नहीं, क्योंकि बहुत से मर्डरर जैक के स्टाइल में मर्डर करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि जैक बहुत फेमस हो गया था और रोज़ न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ फ्रंट पेज पर छपती थी। पुलिस ने जैक को ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबे समय तक चली, जिसमें उन्होंने हज़ारों लोगों से पूछताछ की, जहां उन्हें 80 लोगों पर शक हुआ। इसके अलावा पुलिस ने लोगों के लिए मोटा इनाम भी रखा था अगर कोई जैक की कोई भी जानकारी उन्हें देता है तो पुलिस के साथ साथ आम लोग भी जैक की खोज में जुट गए थे। पुलिस का पहला निशाना सर्जन, फिजिशियन और डॉक्टर जैसे लोग थे, क्योंकि ये लोग शरीर को काटने का काम में माहिर होते हैं और ये सब करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जैक कभी नहीं मिल पाया। समय के साथ साथ पुलिस ने कुछ लोगों को जैक द रिपर समझा, कुछ लोगों पर पुलिस का शक था और कुछ क्रिमिनल्स सिर्फ फेमस होने के लिए अपने आप को जैक द रिपर बताते थे। मगर जांच के बाद भी उनमें से कोई भी जैक द रिपर नहीं निकला। सस्पेक्ट्स तो बहुत थे जिन पे जैक द रिपर होने का शक था, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा शक शाही खानदान के प्रिंस एल्बर्ट विक्टर पर था। एक बीमारी के कारण एल्बर्ट का दिमाग खराब हो गया था और वो एक तरह से पागल हो गया था। कुछ साल पागल खाने में बिताने के बाद वो लौटा था। लोगों का मानना था कि वो रात को शिकार पर निकलता था और मेनली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, लेकिन ये सब को अफवाह बताया गया। कुछ साल बाद 1892 में उसकी मौत हो गई और 1892 के बाद जैक द रिपर के द्वारा मर्डर भी बंद हो गए, जो कि यही इशारा करता है कि एल्बर्ट विक्टर ही जैक द रिपर था। तो इसमें आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी इंटरनेट पर SCP-6789 को सर्च करते हो तो आपको एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिलेगा जिसे लोग सायरन हेड के नाम से भी जानते हैं, और इसकी बहुत सारी वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो क्या है ये सायरन हेड? अगर कहानियों की माने तो 1966 में एक फैमिली अपने वेकेशन के लिए अरिजोना डेजर्ट गए थे एंड वहाँ जो उन्होंने पिक्चर्स कैप्चर की थी उनमें से एक पिक्चर में सायरन हेड भी एक्सीडेंटली कैप्चर हो गया था। फिर एक कहानी ये बताती है कि 1995 में कुछ लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने गए थे जहाँ उन पे एक मॉन्स्टर ने हमला किया था जो कि सायरन हेड जैसा ही दिखता था। उस हमले से सिर्फ एक आदमी ही जिंदा बचा और बाकी सारे मारे गए। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि सायरन हेड इस धरती पर प्राचीन काल से है, और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने सायरन हेड को अपनी आंखों से देखा है। आपको सायरन हेड की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब या इंटरनेट पर मिल जाएगी जिन्हें रियल बताया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये सायरन हेड चीज़ क्या है। सायरन हेड एक 40 फीट लंबा मॉन्स्टर है जिसके सर पर 2 सायरन लगे हुए हैं, जिससे कि वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसका शरीर जंग लगे लोहे से बना होता है और ये इतना लंबा और पतला होता है कि किसी भी पेड़ जैसी लंबी चीज़ के पीछे छिप सकता है। ये दूर से किसी खंबे की तरह लगता है। पहली नज़र में तो ये आपको दिखेगा भी नहीं,
अब ये जान लेते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ट्रेवर हेंडरसन, जो कि एक कैनेडियन इलस्ट्रेटर और एक आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने साल 2018 में सायरन हेड का एक 3D मॉडल क्रिएट किया था और ये उनकी क्रिएशन थी। और ये सब जो बातें हैं कि सायरन हेड हमारे बीच प्राचीन काल से है, ये सारी बातें झूठी और बकवास हैं, क्योंकि सायरन हेड को 2018 में ही डिज़ाइन किया गया था। लेकिन जब सायरन हेड का फर्स्ट लुक इंटरनेट पर आया तो वो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने उस पर बहुत सारी फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना दी, इतनी सारी नकली कहानियां बना दी कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इतना फेमस कि GTA 5 जैसे पॉपुलर गेम्स में ये आने लगा। यहाँ तक कि सायरन हेड के ऊपर एक अलग से सेपरेट गेम भी लॉन्च हुआ, जिसे काफ़ी ज़्यादा फेमस हॉरर गेम माना जाता है। और अगर हम टेक्निकली या लॉजिकली देखें तो आज के सैटेलाइट और इंटरनेट के ज़माने में, जहां गूगल अर्थ जैसी चीज़ों की हर जगह नज़र होती है, वहां एक 40 फीट लंबा मॉन्स्टर इंसानों की नज़र से बच पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप भी ऐसे ही किसी भी स्टोरी पर विश्वास मत करो जब तक आपको उसका कोई प्रूफ नहीं मिल जाता। और सीधे शब्दों में बोला जाए तो सायरन हेड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सायरन हेड सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको ट्रेवर हेंडरसन ने बनाया था। और आपको जितने भी सायरन हेड के वीडियोस और फोटोज़ देखने को मिलते हैं वो सारे एडिटिंग की मदद से बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये SCP-6789 है क्या। अगर आप गूगल पर SCP-6789 सर्च करते हो तो आपको सिर्फ सायरन हेड देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि SCP यानी कि स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर, जो कि एक ऑनलाइन फिक्शनल फाउंडेशन है जहां पर आपको सारे वियर्ड और खतरनाक मॉन्स्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी और वहां हर एक मॉन्स्टर को एक नंबर असाइन किया जाता है, एक प्रोडक्ट की तरह। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सायरन हेड तो ट्रेवर हेंडरसन ने बनाया था और सायरन हेड के सारे राइट्स और ओनरशिप ट्रेवर के पास थे, इसलिए SCP वालों को अपने वेबसाइट से सायरन हेड को हटाना पड़ा। लेकिन गूगल के डेटाबेस में ये चीज़ रह गई और इसलिए आज भी SCP-6789 सर्च करने पर सायरन हेड मिलता है। तो यही थी सायरन हेड की फुल रियल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ इंटरनेट अनसॉल्व्ड, एक ऐसी सीरीज़ जहां हम कुछ ऐसे इंटरनेट मिस्ट्रीज़ और वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही अजीब और क्रीपी होते हैं। और उसी के साथ आज हम लोग insecam.org नामक वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। insecam.org एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अनप्रोटेक्टेड CCTV कैमरास को लाइव एक्सेस कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी कैमरास अवेलेबल और एक्सेसिबल होते हैं वेबसाइट के लिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये वेबसाइट इलीगल है और हैकिंग का इस्तेमाल करके कैमरास को हैक करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन CCTV कैमरास को ब्रॉडकास्ट करती है जिनमें पासवर्ड नहीं रहता है और वो अनप्रोटेक्टेड रहते हैं। इनका कुछ तो सिस्टम रहता है जिससे कि ये इन कैमरा को एक्सेस कर पाते हैं और कुछ कैमरा लोग खुद ऐड करते हैं इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट में भी लिखा है कि यहाँ सिर्फ फिल्टर्ड कैमरास ही अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि किसी की भी प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुँचता है। और अगर आप अपने कैमरा को इस वेबसाइट से हटाना चाहते हैं तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं या तो सिंपली अपने कैमरा में एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे कुछ लाइव कैमरास आपको दिखेंगे CCTV के जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर वाइज, कंट्री वाइज, प्लेसेस वाइज हर टाइप के सेट कर सकते हो आप। मतलब हर टाइप से आप मतलब कैमरास को ब्राउज़ कर सकते हो इस वेबसाइट में। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इंडिया को ही ब्राउज़ कर लेता हूँ। 163 कैमरास हैं इधर। अभी देखो ये सारे इंडिया के CCTV कैमरा है जो इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं। तो मैं ये क्लिक कर लेता हूँ। एक कोलकाता का कैमरा है एंड ये शायद एक रेस्टोरेंट का कैमरा है एंड ही हैव नो आइडिया कि उसे कोई देख रहा है। ये इसमें थोड़ा ग्लिच भी रहता है, शायद थोड़ा 1-2 सेकंड का डिले रहता है, काइंड ऑफ कुछ वैसा। बट या ये वेबसाइट रियली में ये सब चीज़ों को लाइव ब्रॉडकास्ट करती है इस वेबसाइट में। तो यही था पूरे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वेबसाइट insecam.org। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एब्सेंस मेक्स थिंग्स इवन मोर मिस्टीरियस। जिस प्रकार मैं वीडियोस डाल के खुद गायब हो जाता हूँ, उसी प्रकार कुछ फैक्टर्स एक चीज़ को मिस्ट्री बना देती है। उसी के साथ आज हम लोग दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट .com नाम की वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ रैंडम लोगों की पिक्चर्स शो होंगी, जिसमें बच्चे, जवान और बूढ़े सब शामिल होते हैं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये सारी फोटोज फेक हैं और ऐसे लोग रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इन सारी फोटोज को AI ने बनाया है, जो कि इसी काम के लिए स्पेशली बनाया गया है। एनवीडिया, जो कि एक कंप्यूटर ग्राफिक बेस्ड अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है। आप इस कंपनी के बारे में ज़रूर से जानते ही होंगे अगर आप थोड़ी सी भी कंप्यूटर की जानकारी रखते हो तो। GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क नाम का एक एल्गोरिदम इस पूरे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप इस वेबसाइट को जब भी रिफ्रेश करते हो तो एक नया चेहरा जनरेट होकर आपके सामने आ जाता है और ये सारी फोटोज इंटरनेट पे अवेलेबल फोटोज के मिक्सचर से बनाया जाता है, जिसे AI बहुत सफाई से बनाता है, जो कि हमें देखने में एकदम रियल लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, तो ये एक फैक्ट वीडियो नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है चैनल से रिलेटेड। अब कुछ बोलेंगे कि भाई 1 महीने बाद आ रहा है, वो भी एक अनाउंसमेंट लेकर। अरे रुको जरा, सब्र करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने बताया था कि मैं अपने शॉर्ट्स चैनल यानी कि फैक्टर्स ऑन मिनी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आखिर शॉर्ट्स में एल्गोरिदम काम कैसे करता है। इसलिए लॉन्ग वीडियोस थोड़ा ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अब से लॉन्ग वीडियोस भी आएगी एंड शॉर्ट्स तो आ ही रहे हैं बहुत। हाँ, तो सुनो, बात ये है कि मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लॉन्च कर दी है, यानी कि अब आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का तो आपको पता ही है। एंड इसके साथ एक और बड़ी चीज है, मैंने अपना एक स्पॉटिफाई पॉडकास्ट बनाया है बाय द नेम ऑफ द फैक्टर्स ऑन पॉडकास्ट, जहां पर मेरी कुछ वीडियोस का ऑडियो वर्जन अवेलेबल होगा। जिन वीडियोस में कुछ स्टोरी टाइप जैसा होगा जो कि एक पॉडकास्ट के लिए सुटेबल होता है, वो वीडियोस वहां रिलीज हो जाएगी। इनफैक्ट जैक द रिपर पे एक पॉडकास्ट आ भी चुका है। तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो आप स्पॉटिफाई में जाके सिंपली हमारा पॉडकास्ट सर्च करके उसे फॉलो जरूर कर लें। और हाँ, सुनने के बाद रेट करना मत भूलना। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, चिंता मत करो, नई वीडियो भी जल्द आ रही है। स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। एलियन अबडक्शन यानी कि एलियन के द्वारा किया गया अपहरण। बहुत लोग इस दुनिया में क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियंस द्वारा अगवा किया गया था, फिर बाद में उन पे कुछ टेस्ट करने के बाद उन्हें वापस वहीं छोड़ दिया गया था जहां से उन्हें उठाया गया था। बहुत लोग इन लोगों की बातों पे बिलीव करते हैं, तो बहुत लोग इसे फेक भी बताते हैं। हालांकि इनकी स्टोरीज ज्यादा लॉजिकल तो नहीं होती है, पर इसमें सच्चाई दिखती है। और इसी के साथ आज हम ट्रेविस वॉल्टन UFO इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बात है 5 नवंबर 1975 की, जब ट्रेविस अपने 5 दोस्तों के साथ अपाचे सिट ग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट में काम कर रहे थे, जो कि अमेरिका में है। वो एक लमरजैक थे, यानी कि जंगल के पेड़ पौधों को मैनेज करना उनका काम था। रोजाना की तरह जब वो अपने काम खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में कुछ चमकती हुई लाइट को देखा, जो कि एक गोल आकार के ऑब्जेक्ट से आ रहा था। ये देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और उस चीज को देखने लगे। उन 6 लोगों में से पता नहीं ट्रेविस को क्या क्यूरियोसिटी हुई कि वो उस लाइट के एग्जैक्ट नीचे आ गया, और फिर कुछ देर बाद वहाँ एक ब्लू लाइट चमकी और फिर ट्रेविस वहाँ से गायब हो गया। ये देखने के बाद उसके सभी दोस्त इतने ज्यादा डर गए कि वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गए। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे अपने दोस्त को ढूंढने, तो वो वहाँ था ही नहीं। 5 दिन बीत गए, लेकिन ट्रेविस का कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन 5वें दिन ट्रेविस वहीं उसी जगह जंगल में बेहोश मिला। जब उससे ये सब के बारे में पूछा गया
तो उसने बताया कि वो ब्लू लाइट एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह था जिससे कि वो बेहोश हो गया। फिर जब वो होश में आया तब उसने अपने आप को एक रूम में पाया और वहाँ उसके पास कुछ छोटे कद के जीव थे जिनकी आंखें बड़ी थी एंड उनका सिर एक इंसान से कहीं बड़ा था। फिर उनके ऊपर उन एलियंस ने एक मास्क रखा जिससे कि वो बेहोश हो गया और फिर उसके बाद उन्हें वही याद है कि वो जंगल में बेहोश पड़े हुए हैं। इसी घटना पे बेस्ड एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम है फायर इन द स्काई, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। ट्रेविस वॉल्टन का एक इंटरव्यू भी करीब 1 साल पहले लिया गया था। So, what do you remember from that moment on? When I regained consciousness, it wasn't real quick. It wasn't real woken right up. It was real slow. It was dim. My consciousness was kind of like in and out for a while. I didn't know where I was. The pain and the feeling that I was mortally wounded, something was so wrong inside. I felt like I was dying. आप इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी देख सकते हो। अगर वीडियो के बाहर जोर से बारिश हो रही थी तो देखो मैंने क्या देखा। इतने सारे ईगल एक झुंड बनाकर आसमान में उड़ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। बारिश में इंटेंशनली भीग के इन्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ये है केरला के अवीश पी डोमिनिक, जो कि अपने हथौड़े जैसे हाथों से कोई भी सख्त चीज जैसे कि नारियल या पत्थर को आसानी से तोड़ के उनके 2 टुकड़े कर सकते हैं। इनका हाथ इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि ये अपने हाथों से घंटों तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2014 में 1 मिनट में 122 नारियल तोड़ने का शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। और इसके साथ वे कॉलेज में एक पीटी टीचर भी हैं। यह है हरियाणा के अमनदीप सिंह, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे दिल दहला देने वाले स्टंट्स करते हैं जिसे कोई भी देख के हैरान हो जाता है। इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी अवार्ड मिल चुका है क्योंकि ये अपने दांतों से ही 65 केजी तक के आदमी को बड़े आराम से उठा लेते हैं। इनका बचपन से ही बॉडी बनाने का शौक था और इनका कहना है कि ये दुनिया के बड़े से बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हैं। इनके इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार नाइक ने अपने एक शूज लॉन्च किए थे और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने इसका प्रमोशन करने का सोचा। और उस समय किसी भी फुटवेयर ब्रांड की प्रमोशन की बात आती थी तब सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता था। मैं बात कर रहा हूँ माइकल जॉर्डन की। ये शूज नाइक ने 1985 में लॉन्च किए थे और इसका प्रमोशन करने के लिए उन्होंने माइकल जॉर्डन को चुना। इसलिए शूज का नाम भी उन्होंने नाइक एयर जॉर्डन 1 रखा था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, NBA ने ये शूज को बैन कर दिया क्योंकि वो शूज का कलर व्हाइट और रेड था जो कि माइकल की टीम से मैच नहीं करता था। और अगर वो इसे पहन के खेलते हैं तो उन्हें हर एक मैच के लिए 4 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन नाइक ने फिर भी हार नहीं मानी और माइकल जॉर्डन को हर मैच में वो शूज पहनने को कहा। उन्होंने कहा कि फाइन का हम देख लेंगे क्योंकि माइकल टॉप टियर के प्लेयर थे और जब वो उन शूज को पहनकर खेलते थे तब उन शूज की वैल्यू खुद ही बढ़ गई। नाइक ने अज्यूम किया था कि इससे उनके जूतों की सेल 20 करोड़ तक होगी, लेकिन उन्होंने उस साल 800 करोड़ तक की सेल की। जब ड्यूरेसेल कंपनी इंडिया आई थी तब उन्हें अपना यहाँ सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि मार्केट में पहले से ही एवररेडी और नीपो जैसे तगड़े कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके साथ बहुत गाड़ियां भी होंगी, तो उन्होंने बसेस और ऑटोस के पीछे अपने ऐसे स्टिकर्स लगा दिए जो कि लोगों को सोचने पे ये मजबूर करता था कि ये बस इस बैटरी से चल रहा है, जो कि सुनने में थोड़ा बचकाना तो है बट उनका टारगेट तो बस फेमस होना था। और सबसे बड़ा कारण ड्यूरेसेल का फेमस होने
का है उनका ये पिंक रैबिट वाला एड, जो कि एक अटेंशन ग्रैबर साबित हुआ और साथ ही बहुत वायरल भी हुआ। और इस सब आइडियाज और टेक्निक्स के कारण आज ड्यूरासेल का इंडिया में 70% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। एक बार जब मार्क जकरबर्ग पे प्राइवेसी को लेकर केस हुआ था, तब जज ने उनसे पूछा था कि क्या आप ये बता सकते हैं कि आज आपने किन किन लोगों से बात की थी, उनके नाम बता दे बस। तो फिर उन्होंने कहा कि सॉरी पर मैं यहाँ वो नहीं बता सकता। Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. फिर जज ने पूछा कि अच्छा तो यही बता दो कि कल आप कौन से होटल में रुके थे जैसा आपने बताया था। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकते। फिर जज ने कहा एग्जैक्टली, हमें भी ऐसा ही फील होता है जब आप हमारे डेटा को लीक करके हमारे प्राइवेसी को इन्वेड करते हो। हमें भी नहीं पसंद कि हम पर कोई हमेशा नजर रखे। और मैं आपको बता दूं कि ये सेशन बहुत इंटेंस हो गया था और लगभग 1.5 घंटे तक चला था। लेकिन आखिर में मार्क ने बताया कि वे व्हाट्सएप के डेटा को चोरी नहीं करते हैं और इसके लिए वो फेसबुक पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिन गेम्स पर हम घंटों बिता देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन गेम्स की एंडिंग कैसे होती होगी, वो खत्म कब होते होंगे? सबवे सर्फर्स की अगर हम बात करें, या टेम्पल रन, या वो क्रोम का डायनासोर गेम जिसे हम नेट खत्म हो जाने पर खेलते थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे गेम्स एंडलेस हैं। इनका कोई एंड नहीं है क्योंकि ये सारे गेम्स एल्गोरिथम पे बेस्ड है और जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ता है, आगे का मैप अपने आप क्रिएट हो जाता है और गेम की स्पीड भी बढ़ जाती है, जिससे कि आप कोई चूक करके हार जाओ। मान लो कि आपकी एक फोन कंपनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आने के कारण आपके एक फोन का लोगो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप उसे सही करोगे, ठीक है। मगर ये सेम गलती जब एप्पल से हुई थी एक बार, तब उन्होंने उस फोन को 100 मिलियन में से एक बता के उसे बहुत रेयर फोन बताया और उस पर बोली लगाई, जिससे कि उन्होंने 70,000 का फोन 2 लाख रुपए में बेच दिया। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना जरूर। ये देखो, एक बार एक रिपोर्टर एक एनिमल डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा था, पर अचानक से टाइगर का पिंजरा खुल जाता है और वो उस एनिमल डॉक्टर पे अटैक कर देता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो डॉक्टर उस टाइगर का कान पकड़ के उसे वापस केज में डाल देता है। ऐसा इस वीडियो में बताया गया है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि वो टाइगर उस डॉक्टर पे अटैक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ खेल रहा था। इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि वो टाइगर ट्रेंड था और ये वीडियो 100% स्क्रिप्टेड है, मगर इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना है जिन्होंने ये वीडियो देखा था। एक बार ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत जमकर वायरल हुई थी, जहां पर एक आदमी एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर चढ़ जाता है और फिर उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है। शुरुआत में तो वो आदमी बहुत जोर से गोल गोल घूमने लगता है ब्लेड के कारण, और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है, तभी हेलीकॉप्टर का ब्लेड हेलीकॉप्टर से अलग हो जाता है और फिर वो ब्लेड और वो आदमी हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो टोटली फेक है। MGB कोर नाम के एक फ्रेंच 3D आर्टिस्ट और एनिमेटर हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है और वो ऐसी ही रियलिस्टिक एनिमेशंस बनाने के लिए पॉपुलर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बाल काले ही क्यों होते हैं? इंडिया में ज़्यादातर लोगों के बाल काले होते हैं और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके भी बाल काले ही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं लाइक अमेरिकन्स, तो उनके बाल हमसे अलग क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि उनके बाल ब्लॉन्ड, ग्रे और रेड में वैरी करते हैं। सारे अमेरिकन्स नहीं, पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमेरिकन्स के बाल इन 3 कलर्स में से वैरी करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? आपके भी मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। वेल, इसका सीधा सा जवाब है मेलानिन। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी में अगर कुछ डाला जाए तो वो तुरंत बिना देरी किए वैनिश हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। तो अगर वो इतना अच्छा है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में, चीज़ों को ख़त्म करने में, फिर हम उसे अपने गार्बेज को डंप करने के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आपके मन में भी ये ख्याल कभी ना कभी तो आया ही होगा। केवल इंडिया में ही हर एक साल 62 मिलियन टन से भी ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होता है और ये गार्बेज हमारे नेचर को नेगेटिव वे में अफेक्ट भी करता है बाय एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये आइडिया सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है कि हम अपना सारा गार्बेज वोल्केनो में जाकर फेंक दें, बट ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना रियलिटी में है नहीं। मनी हाइस्ट, जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है और आपने भी इसको कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो आज हम उसी सीरीज के एक पॉपुलर कैरेक्टर यानी कि प्रोफेसर के कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं जिसे लोग बहुत चाहते हैं। प्रोफेसर एक स्पेनिश एक्टर है जिनका रियल नेम अल्वारो मोटे है। मनी हाइस्ट से पहले उन्हें कैंसर की बीमारी भी थी, लेकिन इलाज के बाद वे ठीक हो गए। आपको मैं बता दूं कि वे एक्टर के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं और इसके साथ वो रियल लाइफ में भी एक प्रोफेसर हैं जो कि फिनलैंड के टेम्पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं।
क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ होते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलॉन मस्क, अपनी सैलरी के नाम पे सिर्फ $1 ही पर मंथ लेते हैं, जबकि उन्हें सैलरी के नाम पे लाखों और करोड़ों डॉलर्स लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी उनका एक मोटिव होता है। एक तो सैलरी ना लेने पर वो हाई टैक्स से बचते हैं और उसकी जगह वो कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें उस पर कम टैक्स देना पड़ता है और इससे उन्हें एक और फायदा होता है। इन्वेस्टर्स भी इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि कंपनी के सीईओ को कंपनी पे इतना विश्वास है कि वो अपनी सैलरी के बजाय उसके स्टॉक्स ले रहा है, जिससे कि वो ज्यादा फंड्स कंपनी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सूरज इतना गर्म होने के बाद भी हमारा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष इतना ठंडा कैसे रहता है? सूरज का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और उसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर तक जाती है, जो कि हम भी फील करते हैं। वही हमारे स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि बहुत चौंका देने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्पेस में ऐसा कोई मैटर है ही नहीं जो कि सन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके, जिसके कारण स्पेस ठंडा ही रहता है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी क्लास के बोर्ड पे 9 का टेबल लिखा। उन्होंने 9 9 तक तो सही लिखा, मगर 9 10 उन्होंने 91 लिख दिया, जिसको देखते ही उनकी क्लास के सारे बच्चे उन पे हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही वो लोग चुप हुए तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि जब वे 9 का टेबल सही लिख रहे थे तब तो किसी ने उनकी तारीफ या उन्हें शाबाशी नहीं दी, और जब उन्होंने एक छोटी सी गलती की तब लोगों ने उस पर खूब ध्यान दिया। तो आइंस्टाइन इससे ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, कितना भी परफेक्ट बन जाओ, मगर लोग कभी भी आपको क्रिटिसाइज और नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप कभी भी लोगों की बातों पे ध्यान मत दो और अपने ड्रीम पर चलते जाओ। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि US की एक इंटेलिजेंस सर्विस है, तो आप ये जानकर लिटरली हैरान हो जाओगे कि CIA डेली 5 मिलियन यानी कि 50 लाख ट्वीट्स को मॉनिटर करती है, जो ट्विटर पर डे पोस्ट किए जाते हैं, और साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक को भी साथ ही साथ मॉनिटर करती है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम है। डैट इज़ रियली अनबिलीवेबल। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो, रोमानिया में एक आदमी को अपने घर के पास एक मिस्टीरियस सा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिला जिसमें बहुत जंग लगा हुआ था। उसे क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि वो एक्चुअली है क्या, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पे हथौड़ा मार के जंग निकालने लगा। बट कुछ बार मारने के बाद वो चीज ब्लास्ट हो गई, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत पुराना बॉम्ब शेल था जो कि अभी भी एक्टिव था। 1986 में एक रहस्यमय बादल पता नहीं कहां से अफ्रीकन लेक के पास आ जाता है, और क्योंकि वो हवा से ही भारी था वो पास के एक गांव के ऊपर गिर जाता है, और उसके बाद वहां के सारे लोग और जानवर बेहोश हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बादल में 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड था, और इतने गैस का एक्सपोजर अचानक से मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। जियोलॉजिस्ट भी आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसा हुआ क्यों। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो। नंबर 2, 2019 में न्यूयॉर्क के कुछ स्टूडेंट्स अपने कैंपस के क्लॉक टावर पर चढ़ गए कुछ सेल्फीज के लिए, जो वो इंस्टाग्राम पर डालने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली सेल्फी लेते लेते एक लड़की ऊपर से गिर गई और उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। नंबर 1, 2020 में नीदरलैंड्स के 2 दोस्तों ने एक शॉपिंग कार्ट को एक कार से बांध दिया और वो उससे देन सर्फ करके कूल बनना चाहते थे, बट जो हुआ होगा उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हो। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो। नंबर 2, महाराष्ट्र के शाहपुर में एक आदमी को एक बर्थडे पार्टी में मेहमानों के सामान से एक रिवॉल्वर मिलती है। शुरुआत में उसे लगा कि वो एक टॉय गन है और वो उससे खेलने लगा, और मजे मजे में उसने गन का ट्रिगर अपने सर पर चला दिया, बट असल में वो एक रियल गन थी, वो भी लोडेड। नंबर 1, एक टेररिस्ट का प्लान होता है एक प्लेन को ब्लास्ट करने का, इसलिए वो एक लैपटॉप में एक बॉम्ब को स्मगल करता है और सिक्योरिटी चेक भी पास कर लेता है। बट जब प्लेन में उसने बॉम्ब को डेटोनेट किया तब प्लेन के एक हिस्से में एक होल हो गया, जिसके थ्रू वो आसमान में ही चला गया, एंड सरप्राइजिंगली प्लेन आराम से लैंड हो गया और किसी भी यात्री की मौत भी नहीं हुई। इसे कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो। नंबर 2, रोमानिया में एक आदमी को अपने घर के पास एक मिस्टीरियस सा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिला जिसमें बहुत जंग लगा हुआ था। उसे क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि वो एक्चुअली है क्या, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पे हथौड़ा मार के जंग निकालने लगा। बट कुछ बार मारने के बाद वो चीज ब्लास्ट हो गई, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत पुराना बॉम्ब शेल
था जो कि अभी भी एक्टिव था। नंबर 1, 2011 में एक स्विस महिला ने जब अपने टीवी पर एक इंडियन गुरु की डॉक्यूमेंट्री देखी जहां वो 70 साल से बिना खाए पिए जी रहा था, तो उस महिला ने भी इस चैलेंज को करने का ट्राई किया और उसने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। वो बस पानी पी लेती थी बट उसने खाना नहीं खाया। कुछ हफ्तों के बाद उसकी डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट में मिली क्योंकि वो भूख के कारण मारी गई थी। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो, एक टेररिस्ट का प्लान होता है एक प्लेन को ब्लास्ट करने का, इसलिए वो एक लैपटॉप में एक बॉम्ब को स्मगल करता है और सिक्योरिटी चेक भी पास कर लेता है। बट जब प्लेन में उसने बॉम्ब को डेटोनेट किया तब प्लेन के एक हिस्से में एक होल हो गया जिसके थ्रू वो आसमान में ही चला गया एंड सरप्राइजिंगली प्लेन आराम से लैंड हो गया और किसी भी यात्री की मौत भी नहीं हुई। इसे कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। माइकल एनफोर्स एक कोलोराडो का रहने वाला बुढ़ा आदमी था जो 6 साल से बेघर था क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया था और उसका डाइवोर्स भी हो गया था। वो अक्सर गैस स्टेशन से कुछ लॉटरी टिकट्स खरीदता रहता था अपनी किस्मत को आजमाने के लिए और फाइनली एक दिन वो एक बहुत ही ऑड लॉटरी जीत जाता है जिसका चांस 8.5 लाख में से एक बार होता है। वो $5 लाख जीत जाता है यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपए। उन पैसों से वो अपने लिए एक मिनी मैंशन खरीद लेता है और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। सच में अगर ऐसी किस्मत आपकी होती तो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो, 2020 में नीदरलैंड्स के 2 दोस्तों ने एक शॉपिंग कार्ट को एक कार से बांध दिया और वो उससे देन सर्व करके कूल बनना चाहते थे, बट जो हुआ होगा उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हो। डम्बेस्ट वेज पीपल डाइड। आप ही देख लो, 2011 में एक स्विस महिला ने जब अपने टीवी पर एक इंडियन गुरु की डॉक्यूमेंट्री देखी जहां वो 70 साल से बिना खाए पिए जी रहा था, तो उस महिला ने भी इस चैलेंज को करने का ट्राई किया और उसने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। वो बस पानी पी लेती थी बट उसने खाना नहीं खाया। कुछ हफ्तों के बाद उसकी डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट में मिली क्योंकि वो भूख के कारण मारी गई थी। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ये बहुत ही शॉकिंग से स्टैट शेयर किए थे कि लास्ट 40 इयर्स में अर्थ अपने वाइल्ड लाइफ का 40% खो चुका है। इसका मतलब है कि हर एक साल हमारा 1% ऑफ वाइल्ड लाइफ खत्म होता जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है। इसलिए हमें हमेशा अपने नेचर को इन अ सस्टेनेबल वे और सेफ मैनर में यूज़ करना चाहिए और यही ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा होगा। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ का टोटल लैंड एरिया है 510 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि पूरे अर्थ लैंड एरिया का 40% यानी कि 204 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स सिर्फ 6 कंट्रीज कवर करती है, जो कि है रशिया, कनाडा, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। एंड दैट्स अ फैक्ट। रियली अमेजिंग है ये चीज़ कि इतना ज़्यादा एरिया सिर्फ ये 6 कंट्रीज में आता है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको तो पता ही है कि नासा, इसरो और भी बहुत सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसी चीज़ें स्पेस में लॉन्च करती रहती है फॉर रिसर्च। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक कितने ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहे हैं? तो इसकी खोज से ये पता चला कि अब तक 22,000 ऑब्जेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं जो अर्थ के आज तक चक्कर लगा रहे हैं। डैट इज़ रियली फैसिनेटिंग और इससे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी की अब तक कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना सलाइवा यानी कि लार प्रोड्यूस करता है? तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि एक आदमी अपने ज़िंदगी में इतना तो सलाइवा प्रोड्यूस कर ही देता है जिससे कि पूरे 2 स्विमिंग पूल्स भर सकते हैं। जी हाँ, एंड दैट्स अ फैक्ट। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो क्वीन ऑफ द UK है यानी कि क्वीन एलिजाबेथ II, तो आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि वे अर्थ के टोटल सरफेस का 1/6 लीगली ओन करती है, जो कि है 6.6 बिलियन एकर्स पूरे वर्ल्ड में से, जिसमें बहुत सारी लंदन की प्रॉपर्टीज शामिल होती है। और इसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ बन जाती है बिगेस्ट लैंड ओनर इन द वर्ल्ड। दैट इज रियली अमेजिंग। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये बात आपको भी पता है, और साइंटिस्ट हमेशा इस खोज में रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स को डिस्कवर कर पाएँ। लेकिन एक एस्टिमेशन के हिसाब से हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, तो साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में प्रोबेबली
2 बिलियन प्लैनेट्स हो सकते हैं लाइक अर्थ, वो भी बिल्कुल सेम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इससे पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी कितनी ज़्यादा बड़ी और मिस्टीरियस है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखो, जब हनी को मधुमक्खी के छत्ते से एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली, तो कुछ ऐसा दिखता है वो, मतलब कितना सेटिस्फाइंग है ये।